सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसका नेम है टाइम ऑफ सप्लाई। लास्ट क्लास जो हम कर रहे थे, जूम पे कर रहे थे, एक्चुअली टाइम ऑफ सप्लाई की कर रहे थे, तो काफ़ी बच्चों को आप में से इश्यू आ रहा था कि मैम ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है, वीडियो प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज़ स्टार्टिंग से करा दो, समझ नहीं आई बातें, रुक रुक के आ रहा है। तो वो सभी स्टूडेंट के लिए और जो स्टूडेंट कर चुके थे उनके लिए भी फिर से ये टॉपिक कर रही हूँ, डिटेल में फिर से स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो जो भी आपका इश्यूज़ आ रहे थे, इश्यूज़ इसलिए आ रहे थे क्योंकि आप सबको ऑडियो इशू आ रहा था, वीडियो इशू आ रहा था, तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए आज ये क्लास फिर से स्टार्टिंग से आप सबके लिए की जा रही है। और अब ये क्लास एक दूसरे मोड में दी जा रही है, तो प्लीज़ मुझे ये चीज़ ज़रूर बताइएगा, पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, किसको कौन सा वाला मोड ज़्यादा अच्छा लगा। जूम वाला मोड आप सबको ज़्यादा पसंद आया या फिर ये वाला मोड? उसी वे में हम आगे की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज हमारा टॉपिक होगा टाइम ऑफ सप्लाई। आज टॉपिक होगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का। पढ़ना कैसे है, मैंने आप सबको पीडीएफ फाइल भेजी हुई है, टेलीग्राम पर पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है, वहां से डाउनलोड कर लेना। समरी नोट्स में आज वहां पर डालने वाली हूँ, उनको भी डाउनलोड कर लेना। ये हैंड रिटन नोट्स हैं। सबसे पहले हम इन्हीं को पढ़ेंगे, इनसे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जब ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एक चीज़ और करेंगे जो अभी इससे पहले जो जूम की क्लास हुई थी उसमें मैंने नहीं कराई थी। वो चीज़ ये होगी कि अब हम बुक की रीडिंग भी लेंगे। बुक में मैं आईसीएआई का स्टडी मटेरियल ही आप सबसे फॉलो करवाती हूँ, उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से है। आईसीएआई का और सीएमए वालों के लिए आईसीएमएआई का मटेरियल हम फॉलो करेंगे, वो एज इट इज चलता रहेगा। उसको मैं सेपरेट वीडियोस में 15-15 की मिनट्स की वीडियोस होंगी, वो रिकॉर्ड करूंगी और वो आप सबको भेज दी जाएगी। सीएमए वालों के लिए अलग से होगी वो, और जो सीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से होगी। और यहाँ पर जो मैं कंटेंट कराऊंगी सीएमए और सीए दोनों के लिए मिला के होगा, राइट। चलो, तो पीडीएफ फाइल जिसने डाउनलोड अगर अभी तक नहीं की गई है तो ये यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां पर उस लिंक पे क्लिक कीजिए, टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लीजिए जिसके पास लिंक नहीं है। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। सबसे पहले पीडीएफ फाइल करेंगे, समरी से भी कराऊंगी, डिटेल में कराऊंगी, हैंड रिटन नोट्स का ही है ये पहले पूरा। जब आपको ये बेसिक लैंग्वेज पूरी समझ आ जाएगी, अच्छे से ग्रिप बन जाएगी, फिर मैं आपको 15 मिनट में फॉर्मेलिटी करा दूंगी। बेसिकली बुक में जो हम अंडरलाइंस करते हैं वो करा दूंगी, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए ना कि कुछ छोटा नहीं है, मैम ने पूरा पूरा सब कुछ कवर किया है। इस चीज़ की डिटेल नॉलेज आपको सब दे दी जाएगी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। ये टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई निकालते क्यों है, टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का रीजन क्या है, पर्पस क्या है, और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये 4 बातों पे अब हमारा डिस्कशन चलेगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में। TOS मतलब टाइम ऑफ सप्लाई। आप सबको पता है कि जीएसटी तब लगता है जब गुड्स और सर्विस की सेल की जाती है। गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, उनकी सेल की जाती है। सर्विस में मान लो कोई रूम रेंट पर दे दिया तो जो रेंट आएगा उस पर जीएसटी लगेगा। गुड्स मान लो आपने एसी को सेल किया, तो जो आप एसी को बेच रहे हो, जब आप एसी को बेच रहे हो तो सामने वाले से एसी का पैसा भी लोगे प्लस उससे जीएसटी का पैसा भी लोगे। तो इस तरह से गुड्स और सर्विस के ऊपर क्या लगता है, जीएसटी। ये पेन है, ये पेन अगर मैं आपको बेचूंगी तो अगर ये पेन सपोज करो इसकी जो कॉस्ट है 8000 रुपीज है, इस वाले पेन की कॉस्ट एक्चुअल में इसकी 8000 रुपीज ही है। इस पेन को अगर मैं आप सबको बेचूंगी तो 8000 रुपए का तो ये पेन है, प्लस इस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन वो 8000 रुपए और पेन पर जीएसटी आप मुझे कब दोगे, जब ये पेन मैं आपको बेच दूंगी। अगर ये पेन मैं आपको नहीं बेचूंगी, जस्ट ये पेन मेरी शॉप पर पड़ा रहेगा, तो क्या मैं आपसे जीएसटी लेने का राइट रखती हूँ? नहीं, मैं आपसे जीएसटी नहीं ले पाऊंगी।
तो बेसिकली इस पेन पर जीएसटी कब लगेगा? जब इस पेन के अंदर मूवमेंट होगी, जब इस पेन की सप्लाई होगी। तो गुड्स या सर्विस पर जीएसटी कब लगेगा? जब गुड्स और सर्विस के अंदर क्या होगी? सप्लाई होगी। सप्लाई मैंने आपको पढ़ाया था, सेक्शन नंबर 7 पढ़ाया था इसके बारे में, शेड्यूल्स पढ़े थे हमने, शेड्यूल 1, 2, 3। हमने वहां पर सीख लिया था कि सप्लाई के कितने मीनिंग होते हैं, सप्लाई का क्या मतलब होता है। ये सारी बातें अब मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी क्योंकि वो हम सप्लाई चैप्टर में कर चुके हैं। बस अभी इतना जानो, गुड्स और सर्विस में जब मूवमेंट होती है, जब सप्लाई होती है, तो क्या लगता है? जीएसटी लग जाता है। अब ये पेन कितने का था? 8,000 रुपए का। इस पर मान लो जीएसटी लगा देते हैं, ठीक है। ये पेन है 8,000 रुपए का, इस पर मान लो हम 12% का जीएसटी लगा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 960 रुपए। 8,000 रुपए पर 12% का अगर मैं जीएसटी लगा दूंगी तो 960 रुपए इस पर जीएसटी निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो पेन था मैंने आपको बेचा, आपने मुझे 8,000 रुपए दिए, प्लस आपने मुझे 960 रुपए किसके दे दिए? जीएसटी के दे दिए। अब 8,000 रुपए तो मैं अपनी पॉकेट में रख लूंगी कि नहीं रख लूंगी? आंसर करो। 8,000 रुपए तो मेरी पॉकेट में चला जाएगा और 960 रुपए गवर्नमेंट मुझसे बोलेगी चलो आ जाओ कंचन जी, और ये जो 960 रुपए जो जीएसटी के आपने अपने रेसिपिएंट से लिए हैं ये आके मुझको दे जाओ। इतनी बात होगी। ये 960 रुपए मुझे गवर्नमेंट को भेजने हैं। पर ये 960 रुपए गवर्नमेंट को कब भेजे जाएं? कब भेजे जाएं? इस चीज के लिए आपको प्रोविजन बना के दे दिया गया टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर कि किस दिन आप ये पैसा गवर्नमेंट को भेजोगे, किस दिन आप एलिजिबल हो कि ये पैसा आपको गवर्नमेंट को भेजना ही पड़ेगा। तो बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई में हम ये चीज सीखेंगे कि सप्लाई का ऐसा कौन सा टाइम कि जिस टाइम पर आपके ऊपर सप्लायर जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो चुकी है और अब उस जीएसटी की लायबिलिटी को आपको गवर्नमेंट को भेजना है। ये चीज सीखेंगे हम टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर। अब सपोज करो ये है सप्लायर और ये है रेसिपिएंट। ये है सप्लायर और ये है रेसिपिएंट। सप्लायर ने रेसिपिएंट को एक पेन बेचा, सप्लायर ने रेसिपिएंट को एक पेन बेचा। सेम एग्जांपल कैरी कर रही हूं। पेन की जो वैल्यू थी, पेन की वैल्यू कितनी थी? 8,000 रुपए। इस पर क्या लगा दिया गया? जीएसटी लगा दिया गया एट द रेट 12%। कितना आ गया? 960 रुपए। अब ये जो इनवॉइस बना 8,960 रुपए का, ये इनवॉइस सप्लायर ने किसको दे दिया? रेसिपिएंट को दे दिया। रेसिपिएंट ने सप्लायर को क्या दिया? रेसिपिएंट ने सप्लायर को 8,960 रुपए दिया। सप्लायर ने अपनी पॉकेट में कितने रुपए रखे होंगे? 8,000 रुपए। सप्लायर ने 960 रुपए किसको भेज दिए होंगे? गवर्नमेंट को। सप्लायर ने 8,000 रुपए अपनी पॉकेट में रखे और सप्लायर ने 960 रुपए किसको भेजने हैं? गवर्नमेंट को। कब ये 960 रुपए गवर्नमेंट को भेजे जाएं उस चीज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर। अब देखो हुआ क्या, जब ये सप्लायर और रेसिपिएंट आपस में जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे पेन का, बेसिकली मैं रेसिपिएंट थी, मैं आपकी शॉप पर आई, मुझे एक पेन खरीदना था, तो मैंने बोला मुझे एक डिजिटल पेन चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का चाहिए, उसमें ये फीचर होने चाहिए, ऊपर इरेजर होनी चाहिए, ये कलर का होना चाहिए, ये सारे फीचर्स होने चाहिए। तो आपने मुझे बोला कि ठीक है आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आप हमको थोड़ा मोड़ा एडवांस दे दो, हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ऐसा पेन हम आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। अभी स्टॉक में नहीं है बट कुछ दिन में स्टॉक में आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है आ जाएगा ना, तो जब आ जाएगा प्लीज मुझे बता देना, पर मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हूं क्योंकि मुझे पेन चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट के बाद पेन स्टॉक में आ गया होगा, पेन की डिलीवरी की गई, पेन की डिलीवरी की गई मतलब कि पेन को डिस्पैच किया गया रेसिपिएंट के यहाँ पर, इनवॉइस बनाया गया होगा क्योंकि जब इनवॉइस बनेगा तभी तो रेसिपिएंट पेमेंट करेगा।
सप्लायर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल की एंट्री दिखाएगा, सप्लायर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल की एंट्री दिखाएगा। इस तरह से डिफरेंट डेट पर डिफरेंट ट्रांजैक्शन होंगी। सपोज करो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये हुआ था अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल में स्टॉक में पेन था नहीं, पेन स्टॉक में आया मई के मंथ में डिलीवरी दे दी। सपोज 10 मई को डिलीवरी दे दी, 10 मई को ही इनवॉइस बन गया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री दिखाई गई है 20 मई को। इनमें से कौन सी वाली डेट को मान लिया जाए कि टाइम ऑफ सप्लाई, ये डेट मानी जाएगी। और अब जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो चुकी है तो जीएसटी की लायबिलिटी आपको गवर्नमेंट को भरनी पड़ेगी, पर कौन सी वाली डेट? तो यही बात तो बताई गई है टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन में कि कौन सी वाली डेट को आप टाइम ऑफ सप्लाई मानोगे। अब आप खुद से सोचो, अगर आपको प्रोविजन में नहीं पढ़ाऊं, अगर मैं टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर क्या लिखा है ये बातें आपको ना सिखाऊं और बोलूं कि बताओ सप्लायर, बताओ इनमें से कौन सी वाली डेट पर आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो रही है बीइंग अ सप्लायर, तो आप बोलोगे एक काम करते हैं, जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री डाली ना उसी दिन वाली डेट को मान लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई की डेट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री डाली ना उसको मान लो टाइम ऑफ सप्लाई की डेट, ऐसा आपने कहा। गवर्नमेंट बोली बड़े चालाक हो रहे हो सप्लायर जी आप तो, सबसे लास्ट में आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री डाली है, सबसे लास्ट में, इसीलिए आप मेरे को सबसे लास्ट में जीएसटी की लायबिलिटी दोगे। क्या मैं वेट करती रहूं? बीइंग अ गवर्नमेंट क्या मैं अपने पैसों को लेने के लिए वेट करती रहूंगी? गवर्नमेंट ने कहा सप्लायर तुम्हारी नहीं चलेगी, हम जो टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में जो भी डेट बताएंगे, प्रोविजन में जो भी लिख के दे देंगे, उसी प्रोविजन को यूज करके आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा और अपनी जीएसटी की लायबिलिटी हम तक पहुंचानी पड़ेगी, तो बेसिकली आपको समझ आया कि दो पर्सन होते हैं, सप्लायर और रेसिपिएंट, इनके बीच में एक ट्रांजैक्शन होती है। उस ट्रांजैक्शन में वेरियस टाइप्स की इवेंट्स होती हैं, तो इनमें से कौन सी इवेंट पर मान लिया जाए कि टाइम ऑफ सप्लाई बन चुका है और सप्लायर लायबल हो चुका है जीएसटी की पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को। तो इसी बात को हमें पढ़ना है टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस के अंदर। अब देखो, अब इस चैप्टर में दो सेक्शन आएंगे। ये चैप्टर में सिर्फ दो ही सेक्शंस हैं, एक है सेक्शन नंबर 12, एक है सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 12 जो है वो बताएगा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स कैसे निकाला जाएगा। 13 बताएगा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस कैसे निकाला जाएगा। ये बातें हमें बताई गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शन नंबर 12 पढ़ाऊंगी, फिर सेक्शन नंबर 13 पे आएंगे। दोनों ही सेक्शन टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बता रहे हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई अगर गुड्स हैं तो कौन सी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माने, इनवॉइस की डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माने, डिस्पैच की डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माने, या फिर जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री डाली उस दिन को टाइम ऑफ सप्लाई माने, या फिर जिस दिन रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट किया उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माने, किस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माने। तो ये बात लिखी गई है सेक्शन नंबर 12 के अंदर इन केस ऑफ गुड्स। लेकिन अगर आप सर्विस की बात करोगे तो ये बात लिखी गई है सेक्शन नंबर 13 के अंदर। सेक्शन नंबर 12 जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो इसके अंदर काफी सारे आपको सबसेक्शंस नजर आएंगे, काफी सारे सबसेक्शंस हैं, एक एक करके सभी सबसेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। बस अभी सिर्फ मोटा मोटा पिक्चर फ्रेम कर लो अपनी आंखों के आगे कि हाँ एक सेक्शन नंबर 12 हमें पढ़ना है, हाँ सेक्शन नंबर 13 हमें पढ़ना है, अच्छा 12 में इतने सबसेक्शन हैं,
ठीक है, हम एक एक करके सारी चीजों को कवर करते जाएंगे, टेंशन आपको नहीं लेनी है, टेंशन मेरी है। मैं जिस वे में आपको समझाऊंगी बस आप मेरे को सुनते जाइएगा, सिर्फ आप मेरे को सुनते जाइएगा। नोट कुछ मत करना, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं उसमें सब कुछ पूरा प्रॉपर वे में नोट है, आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ लें, चलो आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और, जितने भी आपको डाउट्स आ रहे हैं मैसेज करते रहिएगा, बीच बीच में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैसेज के थ्रू आप मेरे से डाउट पूछिएगा, 1 to 1 बात तो नहीं कर सकते बट आप मैसेज के थ्रू मेरे से बात करते रहिएगा। अब बात आती है हमारे टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में आगे बढ़ने की, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 12 की बात करेंगे। 12 के अंदर मैंने आपको बताया कितने आपको सब सेक्शन नजर आएंगे, 1 2 3 4 5 6। इन सब सेक्शन के बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन दूंगी। देखो 1 में कुछ बातें लिखी होंगी जो कि डिसाइडिंग बातें होंगी, डिसाइडिंग बातें। 2 में बातें लिखी होंगी FCM के बारे में, 3 में बातें लिखी होंगी RCM के बारे में, 4 5 6 अलग से पढ़ाऊंगी। पहले इतना जानो कि जो सबसेक्शन 1 है वो एक डिसाइडिंग सबसेक्शन है। डिसाइडिंग सबसेक्शन है मतलब कि ये बोलता है अगर आपका सप्लायर FCM में फॉल करता है तो टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सबसेक्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग निकलेगा। अगर आपका सप्लायर RCM में फॉल करता है तो टाइम ऑफ सप्लाई सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। इतनी बात आई होप आपको समझ आई होगी। इन 3 सबसेक्शन में क्या लिखा हुआ है, पहला कुछ नहीं बताता, डिसाइडिंग सबसेक्शन है, दूसरा FCM की बातें करता है और तीसरा RCM की बातें करता है। इसके बाद अब बात आती है सेक्शन नंबर 13 की। सेक्शन नंबर 13 में भी सिमिलरली इतने ही सबसेक्शंस हैं। फर्स्ट यहां पर भी डिसाइडिंग की बातें करता है। डिसाइडिंग सबसेक्शन का क्या मतलब होता है, यही कि अगर FCM में तो सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई निकालो, RCM है तो सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। सबसेक्शन सारे सेम है, जो सबसेक्शन यहाँ पर है एज इट इज वही सबसेक्शन विद सेम हेडिंग यहाँ पर है। दोनों के सबसेक्शन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर गुड्स की बात की गई है सेक्शन 12 में, और सेक्शन 13 में जो बात की गई है वो सर्विस की बात की गई है। आई होप कि अब आपको बेसिक बातें पता चली। सिर्फ 2 मिनट लूंगी, 2 मिनट में जितनी भी हमने बेसिक बातें पढ़ी इसका रिवीजन आपको कराती हूँ। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम कि जो टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा। तो जैसा कि सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 13 में लिखा होगा वैसे निकाला जाएगा। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई क्यों निकालते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई इसलिए निकालते हैं ताकि गवर्नमेंट अपने टैक्सेस का जल्दी से जल्दी सप्लायर से कलेक्शन कर सके, जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट अपने टैक्सेस का कलेक्शन सप्लायर से कर सके। तो टाइम ऑफ सप्लाई बेसिकली यही बताता है कि जो भी सप्लायर के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी ड्यूज होंगी वो सारा टैक्स का पैसा सप्लायर को गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा। अब थोड़ा सा एक मैं लिंकिंग कर रही हूँ यहाँ पर, उसको देखना, बहुत छोटी सी लिंकिंग है रिटर्न के चैप्टर से। ये है सप्लायर और ये है रेसिपिएंट, ये है सप्लायर और ये है एक रेसिपिएंट। सप्लायर ने रेसिपिएंट को पेन बेचा था, सप्लायर ने रेसिपिएंट को एक पेन बेचा था। ठीक है, सप्लायर ने रेसिपिएंट को क्या बेचा था, एक पेन। पेन की वैल्यू आप सबको पता है 8,000 रुपए थी और इस पर हमने 960 रुपए का GST लगा दिया था। अब क्या हुआ, ये जो 960 रुपए थे ये गवर्नमेंट को जाने हैं, तो 960 रुपए की जो लाइबिलिटी सप्लायर के ऊपर ड्यू हो जाएगी वो तो हम टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर से निकाल लेंगे कि कौन से मंथ में लाइबिलिटी ड्यू हो गई कि अब पैसा गवर्नमेंट को भेजना है। फिर जिस मंथ में लाइबिलिटी ड्यू हो जाएगी
उसके नेक्स्ट मंथ में 20th तक को, नेक्स्ट मंथ की 20th तक को वो पैसा आपको गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा। बेसिकली रिटर्न की डेट है ये। बेसिकली होता क्या है, अगर आपने कोई जनवरी में ट्रांजैक्शन की है, ठीक है, जनवरी में ट्रांजैक्शन की है और उस ट्रांजैक्शन का जो टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आ रहा है वो भी जनवरी निकल के आ रहा है, इसका मतलब जनवरी में सप्लायर के ऊपर क्या हुआ, एक लायबिलिटी अराइज हो गई। अब गवर्नमेंट बोलती है देखो भैया जनवरी में आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आया है, तो जो अगले महीने में आप रिटर्न फाइल करोगे, जनवरी के मंथ की जो रिटर्न जाएगी नेक्स्ट मंथ में जाएगी, उस मंथ में ये जो कलेक्शन आपको जनवरी के मंथ में मिला था, नेक्स्ट मंथ की रिटर्न में इसको भेज देना मेरे पास। यही होता है हमेशा कि जो जनवरी की रिटर्न है वो गवर्नमेंट को कब तक भेजी जाती है, 20th फरवरी को। 20th फरवरी लास्ट डेट होती है। फरवरी की रिटर्न गवर्नमेंट को कब तक भेजी जाती है, 20 मार्च तक। मार्च की रिटर्न कब तक जाएगी गवर्नमेंट के पास, 20 अप्रैल तक। अप्रैल की रिटर्न गवर्नमेंट को कब तक भेजी जाती है, 20 मई तक। तो बेसिकली इस महीने की ट्रांजैक्शन जितनी भी है उन सब ट्रांजैक्शन की डिटेल जो गवर्नमेंट को जाएगी वो अगले महीने की रिटर्न में जाएगी। अब देखो आज मैं ट्रांजैक्शन कर रही हूँ तो आज थोड़ी मुझे पता है कि इस मंथ में मेरी कितनी ट्रांजैक्शन हो जाएंगी। जब ये मंथ एंड होगा तभी तो मुझे पता लगेगा कि हाँ मैंने इतनी ट्रांजैक्शन कर दी हैं और इन सारी ट्रांजैक्शन की डिटेल अब मुझे गवर्नमेंट को भेजनी है। तो गवर्नमेंट ने कहा करंट मंथ में देख तू अपनी ट्रांजैक्शन कर ले सारी, पर जो आने वाला मंथ होगा उसकी 20 तारीख तक तू हमको रिटर्न भर के बता दे कि तेरे ऊपर कितनी लायबिलिटी अराइज हो गई है, कितना जीएसटी का पैसा तूने हमें पे करना है और उस पैसे को हमको पे कर दे। तो ये आप सबको पता है कि टाइम ऑफ सप्लाई तो हम सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13 से निकालना सीख लेंगे, ठीक है। इसका मतलब सेक्शन नंबर 12 और 13 ये तो बता देंगे कि इस वाले मंथ में जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो चुकी है सप्लायर के ऊपर। फिर जो टाइम ऑफ सप्लाई का मंथ निकल के आएगा, उस मंथ के जो नेक्स्ट मंथ होगा, उस मंथ का जो नेक्स्ट मंथ होगा उसकी 20th तक को आप ये वाला पैसा गवर्नमेंट को भेज देना। तो अब आपको पता चला कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, एक ऐसी डेट जहां पर सप्लायर को ये पता लगता है कि हाँ इस मंथ में जीएसटी की लायबिलिटी निकल के आ रही है। और जब ये पता लग गया कि इस मंथ में जीएसटी की लायबिलिटी निकल के आ रही है तो अगले महीने की 20 तारीख तक वो पैसा आपको गवर्नमेंट को भरना है। अब आ जाओ नोट्स पे। अभी मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड समझाया चैप्टर का कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, कैसी कैसी बातें। अब थोड़ा सा नोट्स पर आओ, फिर हम वापस अपना डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं नोट्स अपने यहाँ पे खोल रही हूँ और आप सबने तो डाउनलोड कर ही लिए होंगे। ये नोट का फर्स्ट पेज है जो आपके सामने खुल के आया है, ये फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज है ये टाइम ऑफ सप्लाई का। चलो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर की हेडिंग दे रखी है यहाँ पर। टाइम ऑफ सप्लाई का क्या मतलब होता है, फिर से इसमें से जो भी मैंने अपने वर्ड्स में बताया एक बार नोट्स में देख लेते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई मीन्स द टाइम व्हेन लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज। एक ऐसा टाइम जहां पर जीएसटी को पे करने की लायबिलिटी अराइज हो चुकी है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई इसेंशियली द पुश द टैक्स कलेक्शन इवेंट टू द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम।
टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन इस बात को ध्यान में रखे हुए बनाए गए हैं कि ताकि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी उसका पैसा मिल जाए। क्योंकि जब मैंने सप्लायर के हाथ में बात दी कि सप्लायर ठीक है आप अपनी मर्जी से टाइम ऑफ सप्लाई निकालो, तो आपने टाइम ऑफ सप्लाई कब निकाला था? जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री डाल रहे थे, मतलब आप बिल्कुल लास्ट में चले गए थे। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं 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 सप्लायर, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, जो बातें टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर में लिखी होंगी उस तरह से ही आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। इसमें हम दो तरह के सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 12 पढ़ेंगे और सेक्शन नंबर 13 पढ़ेंगे। 12 आपको गुड्स के बारे में टाइम ऑफ सप्लाई निकालना सिखाएगा, 13 आपको सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई निकालना सिखाएगा। उसके बाद ये वाली सिचुएशन मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक सप्लायर है, एक रेसिपिएंट है। सप्लायर ने रेसिपिएंट को हमारे एग्जाम्पल में पेन बेचा था, लेकिन यहाँ पर एसी बेचा। रेसिपिएंट ने सप्लायर को क्या कर दी? पेमेंट कर दी। तो इसके बीच में कितनी सारी ट्रांजैक्शन हुई? परचेज ऑर्डर निकला, परचेज ऑर्डर हुआ। परचेज ऑर्डर मतलब कि एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों के बीच में। फिर गुड्स की डिस्पैच की गई, गुड्स का इनवॉइस बनाया गया, गुड्स की पेमेंट हुई, गुड्स का बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री डाली गई। इतनी सारी घटनाएं, इतनी सारी इवेंट घटित हो गई। तो अब कौन सी वाली घटना को टीओएस मान लिया जाए, ये बातें बताई गई सेक्शन नंबर 12 में और सेक्शन नंबर 13 में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 12 के अंदर भी 6 सब सेक्शन है और 13 के अंदर भी 6 सब सेक्शन है। सबसे पहले मैंने आपको बताया डिसाइडिंग सेक्शन। डिसाइडिंग सेक्शन जो कि डिसाइड करता है कि अगर आपका सप्लायर एफसीएम में फॉल कर रहा है तो सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग टीओएस निकालो। आरसीएम में लाई कर रहा है तो सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग टीओएस निकालो। सिमिलरली यहाँ पर भी ये तीनों सबसेक्शन सेम है। इवन 4, 5, 6 भी सेम है, बट मैंने आपको भी 4, 5, 6 के बारे में इतनी सी बात भी नहीं बताई है। पहले मेरा जो मेन मकसद है आपको ये ऊपर के 3 बताना अच्छे से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर के 3 है। हर बार एक क्वेश्चन 4 नंबर का एग्जाम में आता है और अभी तक सभी क्वेश्चन इन ऊपर के 3 सबसेक्शन में से आए हैं। अब आइए पेज नंबर 2 पर, नोट्स का पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पर आप सभी आ चुके हो। ये मैंने डिफरेंट तरह से इसको खोल लिया है, वहां पर खुल नहीं रहा था ये पेज। नोट्स का पेज नंबर 2 पर सभी आ जाइए। चलिए, पेज नंबर 1 में आपने वही सारी बातें थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी ऑलरेडी, वही हमने एक बार नोट से भी देख लिया ताकि किसी को कोई इश्यू ना आए समझने में। बातें अब आप सबको समझ आ गई होंगी। अब आ जाइए आप पेज नंबर 2, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसेक्शन 2। सबसे पहले हम सबसेक्शन 2 नहीं, सॉरी, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 किसका होता है? डिसाइडिंग। इसमें क्या लिखा है? टाइम द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शेल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। तो इसमें खुद ये कह रहा है कि ये जो लाइबिलिटी निकाली जाएगी गुड्स पर जीएसटी को पे करने की, वो निकाली जाएगी इस तरह से जैसी की बातें सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4, 5, 6 में लिखी हुई हैं। तो सबसेक्शन 1 तो एज सच कुछ पढ़ने वाला नहीं है, इसमें से कुछ भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सबसेक्शन 1 बिल्कुल ही फालतू का है। अब आ जाओ सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 है, अगर आपका सप्लायर एफसीएम में फॉल कर रहा है तो आप टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे? सबसेक्शन 2 बात करेगा कि आपके गुड्स तो है ही, क्योंकि हम तो सेक्शन 12 लेके चल रहे हैं तो गुड्स तो रहेंगे ही, लेकिन सबसेक्शन 2 स्पेसिफिकली किसका है? एफसीएम का। अगर आपका सप्लायर एफसीएम में फॉल कर जाए तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा? देखो, एफसीएम में जो ट्रांजैक्शन होती है
वो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा सप्लायर रजिस्टर्ड होता है, ना कि रेसिपिएंट। हमारा सप्लायर रजिस्टर्ड होता है, सप्लायर ही इनवॉइस बनाता है, सप्लायर ही टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को भेजता है। सारे काम कौन करता है? एफसीएम के केस में सप्लायर। तो सबसेक्शन 2 जो हम पढ़ेंगे वो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा, आपको देखनी होगी इनवॉइस की डेट। इनवॉइस की डेट, इनवॉइस की डेट का मतलब होता है एज पर सेक्शन नंबर 31 जो आपने इनवॉइस के चैप्टर में लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस निकालना सीखी है, वो डेट निकाल लो। और वो वाली डेट जिस दिन एक्चुअल में इनवॉइस इश्यू किया गया, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, इन दोनों डेट को आप कैलकुलेट करो। इन दोनों में से जो भी घटना पहले घटित हो जाएगी, विच एवर इज अर्लियर, वही होगा आपके इनवॉइस की डेट। तो लॉ मेकर ने कहा अगर आप टाइम ऑफ सप्लाई निकाल रहे हो तो इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट, और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट को आप कंपेयर करो, इन दोनों में से जो घटना पहले घटित हो जाएगी वही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। पेमेंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? पेमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, मैं पेन खरीदने गई, मैं पेन खरीदने जाऊंगी, 8,000 रुपये का पेन था, आपने मुझे पेन बेचा, ठीक है। मैंने 8,000 रुपये मान लो आपको पेमेंट कर दिया बैंक से, ठीक है। 8,000 रुपये मैंने आपको पेमेंट कर दिया। आप एफसीएम में फॉल कर रहे थे, ठीक है, एफसीएम में फॉल कर रहे थे, इसका मतलब पूरा सबसेक्शन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा। मैंने आपको 8,000 रुपये दे दिए। अब 8,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में किस दिन क्रेडिट हुए, किस दिन क्रेडिट हुए वो डेट, और किस दिन आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट की एंट्री पास की, आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट की एंट्री पास की वो डेट। इन दोनों में से जो घटना पहले घटित हो जाएगी वही डेट मानी जाएगी पेमेंट की डेट। तो आपको इनवॉइस और पेमेंट में कंपेयर करना पड़ेगा। जो घटना पहले घटित हो जाएगी गवर्नमेंट बोलती है कि वही डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई की डेट मान ली जाएगी। तो इन सिंपल वर्ड में कह सकती हूं कि इन चारों में से जो भी पहले हो जाएगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई है, इन सिंपल वर्ड्स। हालांकि अब मैंने आपको इनवॉइस का मतलब भी बता दिया, आपको पेमेंट का मतलब भी बता दिया। इनवॉइस का मतलब होता है एज पर सेक्शन 31 इनवॉइस की लास्ट डेट क्या होनी चाहिए थी और कब आपने इनवॉइस एक्चुअल में इश्यू किया, उन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वही आपकी होगी इनवॉइस की डेट। पेमेंट का मतलब किस दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ सप्लायर, और किस दिन सप्लायर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट की एंट्री डाली। इन दोनों में से जो घटना आपने पहले घटित कर दी वही डेट आपकी पेमेंट की डेट मान ली जाएगी कि हाँ आपको इस दिन पेमेंट रिसीव हो गई है। और इनवॉइस और पेमेंट में से जो घटना पहले घटित हो जाएगी वही मान लिया जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई, वही मान लिया जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखना, आई पी विच एवर इज अर्लियर। आई बोले तो इनवॉइस, पी बोले तो पेमेंट, इन दोनों में से जो भी पहले घटित हो जाएगा वही मान लिया जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। इस प्रोविजन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जब ये प्रोविजन ड्राफ्ट किया गया तो इसमें इतनी सी बातें लिखी थी जो भी मैंने आपको पढ़ाई, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस मीन्स सेक्शन 31 और एक्चुअल इनवॉइस डेट विच एवर इज अर्लियर, एंड पेमेंट मीन्स payment credited in the bank account of the supplier or the entry passed by the supplier in the books of accounts whichever is earlier shall be the date of the payment। तो इन चारों में से जो घटना पहले घटित हो जाएगी, चाहे तो आप ये चार बोल दो, चाहे तो आप इन दो में से कोई भी घटना पहले घटित बोल दो, विच एवर इज अर्लियर ही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। फिर एक नोटिफिकेशन अमेंड करके डाली गई, एक नोटिफिकेशन इंसर्ट की गई, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 एक नोटिफिकेशन इंसर्ट की गई।
इस नोटिफिकेशन में बोला गया, अगर मान लो रिसिपिएंट सप्लायर को कुछ एडवांस पेमेंट दे देता है, रेसिपिएंट सप्लायर को कुछ एडवांस पेमेंट दे देता है, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा। मतलब कि ये जो नोटिफिकेशन आई है 66/2017, ये आई है इन केस ऑफ एडवांस। इन केस ऑफ एडवांस क्या होगा, तो अगर रेसिपिएंट सप्लायर को कुछ एडवांस में पेमेंट कर देते हैं तो उसके लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा वो इस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए निकाला जाएगा। ये नोटिफिकेशन कहती है कि अगर सप्लायर को एडवांस में पेमेंट मिली है तो उस एडवांस पेमेंट पर सप्लायर को कोई भी जीएसटी लायबिलिटी गवर्नमेंट को भेजने की आवश्यकता नहीं है। उस एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट जब सप्लायर इनवॉइस रेज करेगा तब जीएसटी की लायबिलिटी सप्लायर को गवर्नमेंट को भरनी पड़ेगी। मतलब कि जब इनवॉइस रेज होगा तब उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा। दैट मीन्स 66/2017 कहती है कि आपको इनवॉइस और पेमेंट को आपस में कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इनवॉइस की डेट ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा इन केस ऑफ एडवांस पेमेंट। इतनी बात समझ आई। अगर नॉर्मल पेमेंट है तो आप कंपेयर करो कि इनवॉइस कब दिया गया है सप्लायर के द्वारा और सप्लायर को पेमेंट कब मिला है, विच एवर इज अर्लियर। उन दोनों में से जो घटना पहले घटित हो जाएगी दैट वुड बी द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर एडवांस पेमेंट है तो पेमेंट आपको कंसीडर्ड ही नहीं करनी, क्योंकि लॉ मेकर ने क्या लिख दिया, पेमेंट की डेट पर हम आपसे जीएसटी नहीं मांग रहे अगर एडवांस में पेमेंट मिली है तो। लेकिन उस एडवांस के पेमेंट के अगेंस्ट आपने इन फ्यूचर में जब कभी भी इनवॉइस भेजा होगा, इनवॉइस रेज किया होगा, उस दिन आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। फिर आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, इनवॉइस की डेट मानी जाएगी। जब ये नोटिफिकेशन आई 66/2017 ये जो नोटिफिकेशन आई, इस नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखा गया कि ये नोटिफिकेशन गुड्स के लिए है ओनली, प्लस ऐसे गुड्स वाले डीलर के लिए जो एफसीएम के अंदर में आते हैं, एक्सेप्ट कंपोजिशन स्कीम। यानी कि कंपोजिशन स्कीम वाले डीलर पर ये नोटिफिकेशन नहीं लगेगी। कंपोजिशन डीलर पर ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। कंपोजिशन स्कीम का टाइम ऑफ सप्लाई आज भी ऐसे ही निकलेगा, इनवॉइस और पेमेंट को कंपेयर करके ही निकाला जाएगा। क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में आप सब जानते हो इनवॉइस इशू नहीं किया जाता, वहां पर बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाता है एक तो वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। लेकिन उसका जो टाइम ऑफ सप्लाई आप निकालोगे इन केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, गुड्स के केस में कंपोजिशन स्कीम मिली हुई है तो आप सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग ही निकालोगे, आप नोटिफिकेशन को नहीं लगाओगे। अगर आपको एडवांस पेमेंट मिली हुई है तो नहीं लगाओगे। यहां पर आओ। अब देखो, अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया एक बार उसका क्रक्स लिखती हूँ, ठीक है। जब ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी ये बातें फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बोला सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस केस में जो आप टाइम ऑफ सप्लाई निकालोगे वो आप कैसे निकालोगे, इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट, इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। इनमें से जो घटना पहले घटित हो जाएगी वही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। फिर मैंने आपको बताया कि इनवॉइस का मतलब होता है एज पर सेक्शन 31 जो भी लास्ट डेट हो उसको निकाल लो, या फिर एक्चुअल में आपने इनवॉइस कब इश्यू किया वो डेट निकाल लो, विच एवर इज अर्लियर। सिमिलरली पेमेंट में भी मैंने आपको दो चीजें बताई कि पेमेंट किस दिन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की गई है, कि पेमेंट किस दिन बैंक अकाउंट में क्रेडिट
की गई है और किस दिन आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट की एंट्री डाली है, वो डेट ले लो। ये फिर से नोट कर रही हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा। सेक्शन नंबर 12 के अकॉर्डिंग इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर, और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस का मतलब 2 डेट होती है, सेक्शन 31 वाली डेट और एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, और पेमेंट का मतलब भी 2 डेट होती हैं। एक तो पेमेंट जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की गई, जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट की गई सप्लायर वो डेट, या फिर जिस दिन सप्लायर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट की एंट्री डाली वो डेट विच एवर इज अर्लियर। इन सब में जो घटना सबसे पहले घटित हो जाएगी वही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, फिर एक नोटिफिकेशन इंसर्ट की गई, नोटिफिकेशन इंसर्ट की गई 66/2017। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एडवांस के केस में लगती है ये। एडवांस के केस में आप नॉर्मल वे पे टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकालोगे। अगर एडवांस का केस है, एडवांस का केस कब, जब गुड्स हो प्लस एफसीएम के अंडर में ट्रांजैक्शन हो लेकिन वो कंपोजिशन स्कीम ना हो, एक्सेप्ट कंपोजिशन स्कीम ना हो, तो आप क्या करोगे, टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकाला जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा इनवॉइस की डेट, मतलब कि जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया वही डेट होगी आपके टाइम ऑफ सप्लाई की डेट। लेकिन अगर कंपोजिशन स्कीम है और एडवांस में पेमेंट हुई है, कंपोजिशन स्कीम है और एडवांस में पेमेंट हुई है। एडवांस में पेमेंट का क्या मतलब होता है कि रेसिपिएंट ने सप्लायर को कुछ पैसा एडवांस में दे दिया पर बदले में कोई भी इनवॉइस आपसे नहीं लिया, तो उस पेमेंट को बोलते हैं एडवांस पेमेंट। तो इस केस में आज भी कंपैरिजन है, फिर आप कंपेयर करोगे इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। विच एवर इज अर्लियर में तो पेमेंट की डेट ही अर्लियर आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि इनवॉइस तो इशू किया ही नहीं गया है, एडवांस में पेमेंट मिल गया है। तो इसलिए कंपोजिशन स्कीम में तो आप विच एवर इज अर्लियर वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर एडवांस पेमेंट है तो भी, एडवांस पेमेंट नहीं है तो भी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि गुड्स हैं और एफसीएम वाले गुड्स हैं और एडवांस में पेमेंट की गई है, एडवांस में पेमेंट की गई है, तो कभी भी आप कंपैरिजन वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे। डायरेक्ट लिख देना कि जो इनवॉइस की डेट है वही टाइम ऑफ सप्लाई की डेट मानी जाएगी। और अगर एडवांस में पेमेंट नहीं मिली तो फिर आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा इनवॉइस में और पेमेंट में, विच एवर इज अर्लियर। अगर इसको मैं और ज्यादा सिंप्लीफाइड कर दूं कि आपको एग्जाम का क्वेश्चन देखते ही पता लग जाए कि अच्छा आंसर ये होगा, और ज्यादा सिंप्लीफाइड कर दूं तो कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा मैम। हम तो चाहते ही हैं कि बस हमें एग्जाम का आंसर आना चाहिए, बाकी प्रोविजन की तो ऐसी की तैसी, हमको बस आना चाहिए एग्जाम का क्वेश्चन। देखो, आपको दिख जाए क्वेश्चन में गुड्स हैं और ये गुड्स एफसीएम में फॉल कर रही हैं, कुछ मत देखना, दोनों आंखें बंद कर लेना, सीधे सीधे जो भी इनवॉइस की डेट होगी वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। बस ये याद रखना, कंपोजिशन स्कीम नहीं होनी चाहिए, अगर कंपोजिशन स्कीम है तो फिर आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा आई और पी में, जो भी अर्लियर आएगा वही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। इन दोनों में से जो भी पहले आएगा वही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। अब आप बोलोगे कि मैम आप तो गुड्स प्लस एफसीएम में बोल रहे हो कि इनवॉइस की डेट आंसर ले लो, और पहले आप बोल रहे थे कि जहां पर एडवांस पेमेंट हो वहां पर, तो बात तो वही हो गई ना। अब देखो, यहाँ नॉर्मल कोई भी केस ले लो, जहां पर आपको पेमेंट अगर पहले मिल गई तो वो किसका केस बन गया, एडवांस का केस बन गया। अब जब एडवांस का केस बन गया तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इनवॉइस की डेट। ठीक है, अगर आपको पेमेंट एडवांस में नहीं मिली, यानी कि पेमेंट आपको बाद में मिली, तो अब आप कंपेयर करोगे इनवॉइस और पेमेंट आपको बाद में मिली है, पहले आपको क्या मिला है, इनवॉइस। तो
इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो अब भी आपका आंसर क्या होगा, इनवॉइस, यानी कि चाहे आपको पेमेंट पहले मिल जाए चाहे आपको पेमेंट बाद में मिल जाए, आंसर क्या रहेगा, हमेशा इनवॉइस। लेकिन जो नोटिफिकेशन आई है उसमें क्लियरली क्या लिखा था, एडवांस पेमेंट के लिए। तो जब जब इनवॉइस से पहले पेमेंट जाएगी तो वो एडवांस पेमेंट होगी, उस केस में पेमेंट इग्नोर हो जाएगी, इनवॉइस ही हमारा आंसर होगा। और अगर पेमेंट बाद में जा रही है तब भी इनवॉइस आंसर होगा, क्योंकि तब हम कंपैरिजन करेंगे इनवॉइस और पेमेंट में, तब भी इनवॉइस पहले आ जाएगा और इनवॉइस हमारा आंसर बन जाएगा। चलो, आई होप अब ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। कंपोजिशन स्कीम अब आपको क्लियर हो गई होगी कि कंपोजिशन स्कीम में अगर एडवांस में पेमेंट है तो यानी कि पेमेंट इनवॉइस से पहले आ गई, दैट मीन्स पेमेंट की डेट ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। इतनी बात अब आपको समझ आ गई होगी। अब एक दो बेसिक चीजें, अगर सर्विस का केस है, सर्विस के केस में एडवांस पेमेंट है, तो क्या 66/2017 नोटिफिकेशन लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि ये वाली नोटिफिकेशन किसके लिए है, गुड्स के लिए। अगर सर्विस के साथ चाहे एफसीएम का केस हो चाहे आरसीएम का केस हो, ये वाली नोटिफिकेशन नहीं लगेगी। अगर गुड्स का केस है, ये वाली बात लिख लेना, ये क्रक्स लिखा जा रहा है, अगर गुड्स का केस है तो हमको देखना पड़ेगा कि गुड्स एफसीएम में है या फिर आरसीएम में है। अगर गुड्स एफसीएम में है तो 66/2017 लग जाएगा, अगर गुड्स आरसीएम में है तो 66/2017 नहीं लगेगा। नहीं लगेगा मतलब कंपैरिजन करा जाएगा, फिर वही सब है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी डेट पहले आएगी। हालांकि आरसीएम अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको सबसेक्शन 3 में, अभी पढ़ाया नहीं है। अब बात करते हैं कंपोजिशन की। कंपोजिशन स्कीम के अंदर चाहे आपका सप्लायर आरसीएम में फॉल कर रहा हो चाहे एफसीएम में फॉल कर रहा हो, 66/2017 की नोटिफिकेशन नहीं लगेगी। 66/2017 की नोटिफिकेशन नहीं लगेगी। ठीक है, मतलब कि यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, आई और पी में कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर तो सर्विस का एक अलग ही प्रोविजन है, यहाँ पर भी सर्विस का अलग ही प्रोविजन बनाया गया है और यहाँ पर भी एक अलग प्रोविजन बनाया गया है। जब पढ़ेंगे तब बताऊंगी कि उन केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। लेकिन देखो, अब गुड्स का केस आपको समझ आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पूरा प्रोविजन लिखना। प्रोविजन कैसे लिखोगे, इन केस ऑफ गुड्स हमें चेक करना पड़ेगा इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 और एक्चुअल इनवॉइस और पेमेंट क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट और पेमेंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब एंट्री की गई है। इन चारों में जो भी पहले आएगा वही होगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर एडवांस पेमेंट रिसीव की है सप्लायर ने तो नोटिफिकेशन 66/2017 लग जाएगी। फिर इनवॉइस की डेट ही हमारा आंसर होगा, पेमेंट की डेट हमको इग्नोर करनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी एडवांस पेमेंट पर जीएसटी नहीं मांगती। गवर्नमेंट कहती है आप जब एडवांस पेमेंट के रिस्पेक्ट में इन फ्यूचर जीएसटी दोगे, सॉरी इन फ्यूचर जब भी आप इनवॉइस इशू करोगे तब आप ये पेमेंट हमको जीएसटी की कर देना। कंपोजिशन स्कीम में हमेशा आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम में 66/2017 की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं लगेगी। इस तरह से आपको पूरा प्रोविजन 3 पार्ट में लिखना पड़ेगा। 3 पार्ट मतलब कि पहले पूरा प्रोविजन 4 वाली बातें, चारों को कंपैरिजन करना है, उसके बाद 66/2017 वाली बातें, फिर कंपोजिशन स्कीम को एक्सक्लूड किया है ये वाली बातें। पूरा प्रोविजन लिख देना। उसके बाद आंसर तो आप एक नजर में पहचान लोगे कि इनवॉइस की डेट ही आंसर है अगर वो कंपोजिशन स्कीम नहीं है तो। चलो, आई होप अब आपको सबसेक्शन 2 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं इसको एक बार नोट्स से हाईलाइट करा देती हूँ, आपको मार्किंग करा देती हूँ ताकि कोई भी टेंशन ना रहे। आ जाइए, नोट्स पर आ जाओ अब सब। पेज नंबर 2 ही है। देखो, एफसीएम का केस है तो सबसेक्शन 2 लगेगा, सबसेक्शन 2 लगेगा।
और एफसीएम का केस हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और लास्ट डेट टू इश्यू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 or date on which the payment is entered in the books of account or the date on which payment is credited to his bank account। his का मतलब यहाँ पर क्या है? सप्लायर, क्योंकि हम तो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। सप्लायर्स बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। सिंप्लीफाई वे में इसको याद रखने के लिए मैं आईपी में डिवाइड कर देती हूँ। आई बोले तो इनवॉइस, पी बोले तो पेमेंट। इन चारों में से जो घटना पहले घटित हो जाएगी वही आपका क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई। उसके बाद अमेंडमेंट आई। अमेंडमेंट से एक नोटिफिकेशन इंसर्ट की गई 66/2017। ये नोटिफिकेशन इंसर्ट कर दी गई। इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया? टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स। ये ग्रीन वाली लाइन अभी रुक जाओ। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एडवांसेस रिसीव फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स। कैसे? अगर मान लो एडवांस में पेमेंट आपने रिसीव की है गुड्स के लिए, तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा? फॉर अ रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग कंपोजिशन सप्लायर। कंपोजिशन सप्लायर को बाहर कर दिया, यानी कि कंपोजिशन सप्लायर पर नॉर्मल सबसेक्शन 2 लगेगा, जिसमें 4 चीजों को कंपेयर करना पड़ता है। टाइम ऑफ सप्लाई विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग आई ओनली। टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा? ओनली आई को यूज करके। आई मतलब यहाँ पर क्या है? इनवॉइस। यानी कि इनवॉइस की 2 बातें जो हैं उनको आप कंपेयर कर लो कि सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इनवॉइस की लास्ट डेट क्या होनी चाहिए और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस क्या होनी चाहिए। इन दोनों में से जो अर्लियर आ जाएगा वही आपका आंसर होगा इन केस ऑफ एडवांस पेमेंट। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया? हमेशा इनवॉइस ही आपका आंसर होगा। एग्जाम्पल देके भी मैंने आपको समझाया था। क्रक्स फॉर ऑल टाइप्स, देखो क्रक्स में लिखी है ये बातें। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट, चाहे पेमेंट एडवांस में की गई हो चाहे पेमेंट एडवांस में ना की गई हो, ओनली क्लॉज आई यानी कि इनवॉइस, ओनली इनवॉइस विल बी एप्लीकेबल, हेंस नो जीएसटी ऑन एडवांस रिसीव फॉर गुड्स। ये सब मैंने आपको बता रखा है कि एडवांस में जो आपको पेमेंट मिलती है उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता, तो इसीलिए उसका टाइम ऑफ सप्लाई कभी भी एडवांस में निकालने की जरूरत नहीं होती। इनवॉइस की डेट ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होता है। लेकिन अगर पेमेंट आपको एडवांस में नहीं मिली, एडवांस में आपको पेमेंट नहीं मिली, इनवॉइस पहले इश्यू कर दिया, पेमेंट बाद में मिली, तो आप कंपैरिजन करोगे तब भी तो आपका इनवॉइस ही आंसर आएगा, क्योंकि अब तो कंपैरिजन करना पड़ेगा। एडवांस में पेमेंट नहीं है यानी कि पेमेंट बाद में है, तो इनवॉइस पहले है तब भी इनवॉइस आंसर हो जाएगा। लेकिन पेमेंट अगर पहले है, पेमेंट एडवांस में है, तो एडवांस वाले को इग्नोर करो, इनवॉइस बाद में है ना, तो इनवॉइस ही आंसर होगा। तो कुल मिला के हमेशा आंसर क्या निकल के आएगा? इनवॉइस, अगर वो कंपोजिशन स्कीम नहीं है तो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वाई कंपोजिशन स्कीम एक्सक्लूडेड, कि हमने कंपोजिशन स्कीम को एक्सक्लूड क्यों कर दिया? कंपोजिशन स्कीम को इन्होंने यहां से एक्सक्लूड किया। हालांकि देखो कंपोजिशन स्कीम के अपने अलग रूल्स हैं, सब कुछ अपना अलग है। उनका जो टैक्स भरा जाता है वो क्वार्टरली पेमेंट के बेसिस पर भरा जाता है। मतलब पूरे एक क्वार्टर को, पूरे क्वार्टर में जितनी भी उनकी ट्रांजैक्शन होती हैं उन सभी ट्रांजैक्शन को क्यूमुलेट कर दिया जाता है और फिर उन ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में क्वार्टर के खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ आता है उसकी 18 तारीख तक जीएसटी की लायबिलिटी गवर्नमेंट को भरनी होती है। तो ये लॉ तो मैंने आपको कंपोजिशन स्कीम वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि जो कंपोजिशन स्कीम वाले होते हैं इनकी क्वार्टरली, इनकी रिटर्न तो एनुअली जाती है लेकिन इनका टैक्स क्वार्टरली भरना पड़ता है। तो सपोज करो, मान लो ट्रांजैक्शन है अप्रैल, मई और जून की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ये पूरा एक क्वार्टर खत्म होगा, तो इस क्वार्टर के खत्म होने के बाद इस क्वार्टर की जो रिटर्न जाएगी वो 18 जुलाई तक जाएगी। नॉर्मल स्कीम के केस में 20 जुलाई तक जानी चाहिए, लेकिन कंपोजिशन स्कीम के केस में 18 जुलाई तक जाएगी। ऐसे ही मान लो जुलाई, अगस्त, सितंबर का क्वार्टर खत्म होगा तो रिटर्न कब तक जाएगी? बोलो, बोल तो पाएंगे नहीं। 18 जुलाई, अगस्त, सितंबर का क्वार्टर खत्म होगा तो रिटर्न 18 अक्टूबर तक जाएगी।
अब देखो, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई आप कैसे निकालोगे? कंपैरिजन से, और फिर आपको पता लग जाएगा कि वो जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो इस मंथ में फॉल करेगा, इसमें फॉल करेगा, इसमें फॉल करेगा, या आने वाले और मंथ में फॉल करेगा। तो जिस मंथ में भी फॉल करेगा वो उस क्वार्टर का पार्ट बनता चला जाएगा बेसिकली। तो टाइम ऑफ सप्लाई में इन्होंने 66/2017 को बाहर कर दिया। इन्होंने कहा कि अब हम जो बिल ऑफ सप्लाई निकालेंगे वो क्वार्टर का तो पार्ट बनेगा और उसको कंपैरिजन मेथड से ही निकाला जाएगा। प्लस जो एडवांस में पेमेंट मिलती है, एडवांस में जो पेमेंट मिलती है, अब एक राज की बात सुन लो जिसकी वजह से कंपोजिशन स्कीम एक्सक्लूड की गई है। जो एडवांस पेमेंट मिलती है वो कभी भी टर्नओवर का पार्ट नहीं बनती अंडर कंपोजिशन स्कीम। इस वजह से हम उसको 66/2017 लगाते भी नहीं है, क्योंकि वो एडवांस पेमेंट कभी भी पार्ट नहीं बनती टर्नओवर का। देखो ये लास्ट में लिखा होगा मैंने, एडवांस रिसीव इज ऑल्सो नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टर्नओवर ऑफ क्वार्टर। वो क्वार्टर की टर्नओवर का पार्ट भी नहीं बनते। सो कंपोजिशन डीलर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन एडवांस रिसीव। कंपोजिशन डीलर को भी कभी एडवांस रिसीव पर टैक्स नहीं भरना पड़ता है, कभी भी एडवांस रिसीव पर टैक्स नहीं भरना पड़ता है। इन केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, टैक्स हैज टू बी पे कंपोजिशन सप्लायर ऑन हिज क्वार्टरली टर्नओवर। जो भी कंपोजिशन स्कीम के सप्लायर होते हैं वो अपने क्वार्टरली टर्नओवर पर ही टैक्स भरते हैं, उनको यहाँ पर एडवांस में कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती, ऐसा कंपोजिशन वाले चैप्टर में लिखा हुआ है। इस वजह से ये जो स्कीम है यहाँ से एक्सक्लूड कर दी गई है। अब देखो यहाँ पर समझाया गया है नोट में, अब वो पूरा सबसेक्शन 2 खत्म हो गया, एक नोट समझाती हूँ। अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज पेड इन एडवांस और एन इनवॉइस इज इशू फॉर अ पार्ट पेमेंट। मैं अब तक आपको क्या बोल रही थी कि एडवांस पेमेंट का क्या मतलब होता है। मान लो ये 8,000 रुपये का पेन है, 8,000 रुपये के पेन के लिए मैंने 500 रुपये एडवांस में दे दिया, पर मैंने कोई इनवॉइस नहीं लिया, तो ये मेरा 500 रुपये जो गया है वो एडवांस पेमेंट माना जाएगा। लेकिन मैंने 500 रुपये एडवांस में देके 500 रुपये का इनवॉइस ले लिया, तो फिर वो मेरी एडवांस पेमेंट नहीं मानी जाएगी। फिर तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई आपको निकालना पड़ेगा, वही कंपैरिजन वाले फॉर्मूले को यूज करके। हालांकि आंसर फिर भी इनवॉइस ही आना है, आप सबको पता है ये बात। तो आप सबको इतना पता है कि जब पेमेंट आप एडवांस में कर रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में कोई इनवॉइस रिसीव नहीं कर रहे हो तो उसको एडवांस पेमेंट बोला जाता है। लेकिन अगर आपने उसके रिस्पेक्ट में कोई इनवॉइस इशू कर लिया है तो उसको एडवांस पेमेंट नहीं बोला जाएगा। इन सच सिचुएशन कि अगर आपने एडवांस पेमेंट किया प्लस इनवॉइस भी रिसीव कर लिया उस पेमेंट के लिए, तो इस सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई विल नॉट कवर द फुल्ली सप्लाई। द supply is deemed to have been made to the extent is to be covered by the invoice or the part advance payment। तो इस केस में सप्लाई 500 रुपये की मानी जाएगी, क्योंकि आपने तो इनवॉइस ले लिया। तो इस केस में 500 रुपये की ही सप्लाई मान के 500 रुपये पर ही जीएसटी का लाइबिलिटी लगानी पड़ेगी और 500 रुपये का टाइम ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। फिर वो 500 रुपये गवर्नमेंट को भरने पड़ेंगे अगले महीने की 20 तारीख को। एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिखा है कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को 100 किलोग्राम रॉ मटेरियल देने वाले थे, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने 80 किलोग्राम ही दिया, 80 किलोग्राम ही दिया, पेमेंट भी ले ली और इनवॉइस भी दे दिया। 80 किलोग्राम का इन्होंने सप्लाई दे दी, इनवॉइस भी दे दिया, 20 किलोग्राम का इन्होंने दिया ही नहीं। तो क्या इस 80 किलोग्राम को आप एडवांस मान लोगे? नहीं, इन्होंने तो साथ में क्या इशू किया है? इनवॉइस। जब जब पेमेंट के साथ इनवॉइस जाएगा तब तक वो पेमेंट एडवांस पेमेंट नहीं बोली जाएगी। चलो, ये तो पूरा लॉ था जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। अब इन एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 31 के बारे में यहाँ पर ऑलरेडी मैं पहले ही पढ़ा चुकी थी ये चैप्टर, फिर भी हल्का सा लिख देती हूँ ताकि आप ये मुझे आंसर्स दे पाओ, आराम से आंसर्स दे पाओगे, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देती हूँ।
सेक्शन 31 में मैंने आपको पढ़ाया था गुड्स की केस की अगर मैं बात करूं तो सबसेक्शन 1 आपको पढ़ाया था। उसमें लिखा था कि गुड्स दो तरह के होते हैं, एक तो ऐसे होते हैं जिनमें मूवमेंट होती है, एक ऐसे होते हैं जिनमें मूवमेंट होती है, दूसरे तो ऐसे ही होंगे फिर जिनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। तो इनवॉइस कब तक इश्यू कर सकते हो, लास्ट डेट क्या होती थी, ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स आप इनवॉइस इश्यू कर सकते हो। यानी कि सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग लास्ट डेट क्या होती थी, जिस दिन आप गुड्स की डिलीवरी दे रहे हो, जिस दिन गुड्स में मूवमेंट है तो आप डिलीवरी दे रहे हो, या फिर गुड्स में अगर मूवमेंट नहीं है तो गुड्स को आप अवेलेबल करा रहे हो टू द रेसिपिएंट, वही आपकी लास्ट डेट होती थी। हालांकि ऑन और बिफोर प्रोविजन होता था। ऑन का मतलब जिस दिन आप डिलीवरी दे रहे हो, जिस दिन आप गुड्स को अवेलेबल करा रहे हो, वो आपकी लास्ट डेट होगी। आप चाहो तो उससे पहले भी इनवॉइस इशू कर सकते हो। तो आपको पता लग गया कि जिस दिन आप डिलीवरी दे रहे हो या फिर अवेलेबल टू द रेसिपिएंट करा रहे हो, दैट विल बी द लास्ट डेट एज पर सेक्शन नंबर 31। और एक्चुअल डेट हमेशा आपको क्वेश्चन में मिली हुई होगी। सिमिलरली पेमेंट की दो डेट होती हैं, एक तो डेट जिस दिन पेमेंट क्रेडिट हुई बैंक अकाउंट में, वो भी क्वेश्चन में मिली हुई होगी, और वो डेट जिस दिन सप्लायर ने बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट की एंट्री लिखी, वो डेट भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक डेट गिवन है पेमेंट की, तो आप उसी को मान के अपना आंसर निकाल देना, फिर बैक में मत चले जाना। अगर आपको पका पकाया खाना मिला हुआ है तो क्या वापस उस खाने में पानी वानी मिला के उसे वापस पकाओगे, नहीं ना। अगर उन्होंने एक डेट दे रखी है आपको पेमेंट की, तो आप मान लेना उन्होंने दोनों डेट को कंपेयर किया और जो भी विच एवर इज अर्लियर आया वो आपको दे दिया। तो फिर आप इनवॉइस और पेमेंट को डायरेक्टली कंपेयर कर देना। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1 आंसर करना, मेरे साथ साथ आंसर करना। 20 अगस्त को परचेज ऑर्डर प्लेस हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ बेसिकली। 28 अगस्त को इनवॉइस एक्चुअली इश्यू किया गया। 30 अगस्त को गुड्स डिस्पैच किए गए। 29 अगस्त को पेमेंट की गई। आप मुझे बताइए कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। सोचो द सेकेंड लॉ और सोचो कि इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे होगा। क्रक्स याद रखना, मैंने आपको एक क्रक्स भी दे रखा है, उसको भी याद रखना। सोचा मैम, हम सोचते थोड़ी ना, जब आप ब्रेक देते हो ना तो हम रेस्ट करते हैं। चलो अब क्या किया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोविजन लिखते टाइम 3 स्टेप में प्रोविजन लिख देना। जब क्वेश्चन का आंसर दोगे पूरे 3 स्टेप में, एक स्टेप में तो वही अपनी 4 लाइनें विच एवर इज अर्लियर आएगा, फिर दूसरी वाले प्रोविजन में पॉइंट नंबर 2 में लिखना 66/2017 वाली नोटिफिकेशन। जब थर्ड स्टेप लिखोगे तो आप लिखना कंपोजिशन स्कीम इस नोटिफिकेशन से बाहर है, इतना लिख देना। उसके बाद जो इनवॉइस की डेट होगी वही आपका आंसर होगी। चाहे तो आप कंपेयर कर लो, चाहे तो आप कंपेयर मत करो, इनवॉइस की डेट आंसर होगी। एक बार और बता दूं क्या, जिसने मिस किया हो, कि इनवॉइस की डेट ही हमेशा क्यों आंसर होगी। देखो अगर इनवॉइस बाद में इशू हुआ है, पेमेंट पहले मिल गई तो वो पेमेंट एडवांस पेमेंट हो गई। उस केस में तो हम पेमेंट को कंसीडर ही नहीं करते, इनवॉइस की डेट ही हमारा आंसर होता है, ऐसा नोटिफिकेशन बोलती है। लेकिन अगर पेमेंट बाद में मिली है तो फिर सबसेक्शन 2 लगेगा, नोटिफिकेशन नहीं लगेगी। और सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट। तो इनवॉइस तो पहले चला गया, पेमेंट बाद में गई है, तो अभी भी आंसर क्या होगा, इनवॉइस। तो हमेशा इनवॉइस की डेट ही आंसर होगी। लेकिन इनवॉइस में जरूर कंपेयर कर लेना सेक्शन 31 वाला और एक्चुअल वाला, विच एवर इज अर्लियर। तो एक्चुअल में जो इनवॉइस इशू किया है वो तो 28 अगस्त को हुआ है, और सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था जिस दिन आप गुड्स को डिस्पैच करते हो, डिलीवरी देते हो, वही आपकी लास्ट डेट होती है। तो गुड्स कब डिस्पैच किए गए हैं, 30 अगस्त को। तो 30 अगस्त एज पर सेक्शन 31 से निकला,
28 एक्चुअल वाला हो गया, विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर क्या आया 28 अगस्त। 28 अगस्त आपका क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 2, 18 अगस्त को परचेज ऑर्डर प्लेस किया, 15 सितंबर को इनवॉइस एक्चुअल में इशू हुआ, 20 अगस्त को डिस्पैच हुआ, 22 अगस्त को पेमेंट हुआ। बताइए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला है सिर्फ दो चीज़ों को कंपेयर करो, इनवॉइस एक्चुअली इश्यू और सेक्शन 31 वाली डेट। इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर कौन सा हुआ 15 सितंबर अर्लियर हुआ या फिर 20 अगस्त अर्लियर हुआ। 20 अगस्त अर्लियर हुआ, तो 20 अगस्त आपका क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि ये तो हो गया सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग और ये वाला हो गया एक्चुअल विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट को तो हमें देखना ही नहीं है ना। 2000 ये जो नोटिफिकेशन आई ना 66/2017, इसका क्रक्स ही बस सब कुछ प्रोविजन ही पूरा चेंज कर देता है। हालांकि इससे पहले क्या हुआ करता था, एक लिमिट थी, 1.5 करोड़ रुपए की लिमिट थी कि अगर 1.5 करोड़ तक की एडवांस पेमेंट है तो गवर्नमेंट कहती थी कि ठीक है हमें एडवांस में टैक्स मत दो, जब उस 1.5 करोड़ की एडवांस पेमेंट के रिस्पेक्ट में आप इनवॉइस इशू करोगे तो हमको पेमेंट दे देना। जब आप स्टडी मैट पढ़ोगे सीएमए वाले, बेसिकली जब आप स्टडी मैट पढ़ोगे तो वहां ये लाइन लिखी हुई है कि पहले के टाइम में एक लिमिट थी 1.5 करोड़। लेकिन क्या हुआ जब 66/2017 आई तो उसने क्लियर कट बोल दिया चाहे 1.5 करोड़ की पेमेंट हो चाहे कितने भी रुपए की पेमेंट हो, हम आपसे एडवांस में जीएसटी नहीं लेंगे, एडवांस पेमेंट पर जीएसटी नहीं लेंगे। तो हालांकि वो जो 1.5 करोड़ वाली लाइन थी वो ओवर रूल कर दी गई है, इसलिए मैंने अपने नोट्स में उस लाइन को इंक्लूड नहीं किया है। और जो सीए का स्टडी मटेरियल है वहां पर भी ये बात नहीं लिखी थी, बट सीएमए के मटेरियल में लिखी हुई है। उन्होंने लाइन लिखी है क्लियरली, बट उन्होंने फिर नीचे 66/2017 को भी लिखा है, फिर ये भी लिखा है कि 66/2017 ने 1.5 करोड़ वाली बात को ओवर रूल कर दिया है, हेंस 1.5 करोड़ वाली बात अब इररेलेवेंट हो चुकी है। चलो अब आओ एक और एग्जाम्पल पर। एक एग्जाम्पल है 17 सितंबर को परचेज ऑर्डर आया विद एडवांस ऑफ ₹50,000 इज रिसीव फॉर मशीन वर्थ ₹12 लाख एंड एंट्री मेड। देखो परचेज ऑर्डर एडवांस के लिए आया, एडवांस में कितना पैसा मिला है 50,000 रुपए, लेकिन मशीन की वैल्यू कितनी थी 12 लाख रुपए। ठीक है, अब देखो जो एडवांस पेमेंट आपको 50,000 रुपए मिली है वो कब मिली है 17 सितंबर को। ठीक है, 20 अक्टूबर को मशीन की डिलीवरी दे दी गई है, मशीन एक्सेप्टेड कर ली बायर ने, यानी कि मशीन को यहाँ पर डिस्पैच कर दिया, 23 अक्टूबर को इनवॉइस रेज हुआ है, यानी कि एक्चुअल में रेज कब हुआ है 23 अक्टूबर को। 4 नवंबर को जो बैलेंस पेमेंट थी वो मिल गई है। ठीक है, यानी कि पेमेंट 2 बार में मिली है, एक बार में तो मिली है एडवांस पेमेंट और एक बार में मिला है रिमेनिंग पेमेंट। तो आप सब जानते हो कि जो एडवांस पेमेंट होती है उस एडवांस पेमेंट को क्या करते हैं इग्नोर करते हैं और इनवॉइस ही हमारा आंसर होता है। फिर आप ये भी जानते हो कि बैलेंस पेमेंट जो हमें बाद में मिलती है उसमें हम आई और पी को क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, विच एवर इज अर्लियर हमारा आंसर होता है। तो यहाँ भी विच एवर इज अर्लियर में हमेशा इनवॉइस ही पहले निकल के आएगा क्योंकि पेमेंट तो बाद में मिलती है, तो यहाँ पर भी इनवॉइस हमारा आंसर होता है। तो टोटल 12 लाख रुपए की वैल्यू के लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा वो क्या निकलेगा, इन दोनों में से जो घटना पहले घटित होगी, और इन दोनों में से पहले कौन सी घटना घटित हुई है 20 अक्टूबर, क्योंकि एडवांस पर अलग निकालने की जरूरत नहीं है, एडवांस के रिस्पेक्ट में जब इनवॉइस जाता है वही आंसर होता है और बैलेंस पेमेंट पर भी जब इनवॉइस जाता है वही आंसर होता है। तो टोटल 12 लाख रुपए पर इनवॉइस की जो भी डेट होगी वही आपका आंसर होगा। एक और एग्जाम्पल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। अब देखो यहाँ पर लिखा है कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में आप टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे। तो पहले मैं इनवॉइस वाले चैप्टर को थोड़ा सा लिंक करा देती हूँ, क्योंकि जब आपको इनवॉइस की डेट नहीं पता होगी तो आप टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे।
इनवॉइस के चैप्टर में सेक्शन नंबर 31 सब सेक्शन 4 पढ़ाया था मैंने। वहाँ पर आपको बताया था स्टेटमेंट की डेट और पेमेंट की डेट, स्टेटमेंट डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो पहले आएगा वही आपके इनवॉइस की डेट होगी एज पर सेक्शन 31, और एक्चुअल वाली डेट तो आपको गिवन होगी। दोनों को कंपेयर कर लेना, दोनों को कंपेयर कर लेना। तो देखो इनवॉइस की डेट, तो ये कौन सी डेट हो गई, एक्चुअल डेट हो गई। एक्चुअल डेट आपको गिवन है। रिमूवल ऑफ गुड्स, रिमूवल ऑफ गुड्स हमारे काम के हैं क्या? जब कॉन्टिन्यूस का केस है तो रिमूवल से हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस के केस में हम रिमूवल वाली डेट को आखिरी डेट नहीं मानते इनवॉइस इशू करने की। कॉन्टिन्यूस वाले केस में तो हम ये वाला प्रोविज़न लगाते हैं। तो स्टेटमेंट और पेमेंट में जो भी अर्लियर होगा वही आपकी क्या निकल के आएगी, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन नंबर 31। तो इन दोनों में आप कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। तो इन दोनों में जब मैं कंपेयर करूंगी तो ये क्या आएगा, 05 जनवरी। इन दोनों में कंपेयर करूंगी तो क्या आएगा, 1 फरवरी। ठीक है, ये आ गई लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, ये आपको मिली हुई है एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस। इन दोनों में जो अर्लियर होगी वही आपका आंसर होगा। तो इन दोनों में अर्लियर क्या होगा, यहाँ पर होगा 1 दिसंबर। इन दोनों में अर्लियर क्या होगा, 5 जनवरी। इन दोनों में अर्लियर क्या होगा, 1 फरवरी। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बिल्कुल एग्जाम में आने लायक एग्जाम्पल है, स्टडी मटेरियल्स में भी है ये एग्जाम्पल, बहुत अच्छा है। गैस इज सप्लाइड, देखो गैस इज सप्लाइड बाय अ पाइपलाइन। गैस सप्लाई की जा रही है पाइपलाइन के द्वारा, ठीक है। मंथली पेमेंट आर मेड बाय रेसिपिएंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट। every quarter invoice is issued by the supplier. Every quarter invoice is issued by the supplier, supported by a statement of goods dispatch and payment made, and the recipient has to pay the differential amount if any. The detail of various events are follow. हमें सारी इवेंट्स की डेट दे रखी है और हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई हमको निकाल के बताना है कि हमारा क्या आएगा। चलो एक एक करके चीजें पढ़ो और फिर ध्यान से सुनो। पहली बात तो गैस, गैस क्या है, गुड्स है। गैस गुड्स है। गैस जिस पाइपलाइन से ट्रांसफर हो रही है वो पाइपलाइन वाली जो भी अपनी पाइपलाइन वाला जो भी अपनी सर्विस दे रहा है वो तो सर्विस है, लेकिन जो मैं गैस ट्रांसफर कर रही हूँ मेरे लिए तो गैस गुड्स है, मेरे लिए तो गैस गुड्स है। तो गैस क्या हुआ, गुड्स हुआ। गैस इज सप्लाइड बाय अ पाइपलाइन। मंथली पेमेंट आर मेड बाय द रेसिपिएंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एवरी क्वार्टर। इनवॉइस इज इशूड बाय द सप्लायर सपोर्टेड बाय अ स्टेटमेंट। जब आपने ये लाइन पढ़ी, ये वाली लाइन, कि क्या होता है कि मंथली पेमेंट की जाती है रेसिपिएंट के द्वारा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, और जो इनवॉइस जो दिया जाता है और जो स्टेटमेंट दी जाती हैं वो क्वार्टरली दी जाती हैं। क्वार्टरली क्या दिया जाता है, इनवॉइस इशू किया जाता है और स्टेटमेंट इशू की जाती है। तो या इस वाली लाइन से मुझे क्या समझ आया कि ये कैसा केस है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई का केस है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है, क्योंकि टाइम टू टाइम इनवॉइस इश्यू हो रहा है, टाइम टू टाइम स्टेटमेंट इश्यू हो रही है। तो ये कौन सा केस है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई का केस है। कंपोजिशन मत समझ लेना, कॉन्टिन्यूस सप्लाई का गुड्स है, ठीक है। गुड्स प्लस कॉन्टिन्यूस सप्लाई, कॉन्टिन्यूस सप्लाई से तो बस हम एक चीज निकाल लेंगे, इनवॉइस की डेट, और इनवॉइस की डेट निकलते ही टाइम ऑफ सप्लाई तो आप सबको पता है, इनवॉइस की डेट ही तो हमारा आंसर है। चलो अब इसमें क्या बोला, इस चीज को पहले फ्रेम कर लो। इन्होंने कहा कि मंथली पेमेंट मिलती है और क्वार्टरली इनवॉइस प्लस स्टेटमेंट मिलता है, ठीक है। अब नीचे इन्होंने डिटेल दे रखी है कि अगस्त 5, सितंबर 5 और अक्टूबर 6 को पेमेंट हुई है ऑफ ₹2 लाख मेड इन ईच मंथ। इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ, अगस्त 5, सितंबर 5 और अक्टूबर 6। अगस्त 5, सितंबर 5 और
अक्टूबर 6 अक्टूबर क्या हुआ है, पेमेंट हुई है। कितने कितने रुपए की पेमेंट हुई है, 2 लाख रुपए की पेमेंट हुई है। पेमेंट हुई है 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की और 2 लाख रुपए की। देखो क्वेश्चन में ही लिखा है, बस मैं नीचे आंसर की डिटेल को नीचे अलग से लिख ले रही हूं ताकि समझने में इजी रहे। फिर क्या हुआ, पेमेंट हुई 2 लाख की 5 अगस्त को, 2 लाख की 5 सितंबर को और 2 लाख रुपए की 6 अक्टूबर को। अक्टूबर 3 को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इश्यूड बाय सप्लायर विद इनवॉइस फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर। जुलाई टू सितंबर वाले क्वार्टर के लिए इनवॉइस इशू किया गया है, जुलाई टू सितंबर वाले क्वार्टर के लिए। अब देखो इन्होंने क्या बोला, जुलाई टू सितंबर, यानी कि जुलाई अगस्त और सितंबर ये क्वार्टर था। इनवॉइस तो क्वार्टरली इशू हो रहा था, पेमेंट मंथली हो रही थी, तो पेमेंट तो हमने मंथली लिख ली। लेकिन जब एक क्वार्टर खत्म हो जाता है फिर उस क्वार्टर के रिस्पेक्ट में ये इनवॉइस इशू करते हैं। तो जो क्वार्टर था जुलाई अगस्त सितंबर वाला, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में जो इनवॉइस आया है वो कब आया है, 3 अक्टूबर को। यानी कि जुलाई का मंथ तो है ही नहीं है, यानी कि अगस्त वाले मंथ का इनवॉइस कब आया है, 3 अक्टूबर को। सितंबर वाला इनवॉइस कब आया है, 3 अक्टूबर को। क्या अक्टूबर का मंथ इस वाले क्वार्टर में फॉल करता है, क्या अक्टूबर वाला मंथ इस वाले क्वार्टर में फॉल कर रहा है, नहीं फॉल कर रहा। तो इसका मतलब अक्टूबर वाले मंथ का अभी तक कोई भी इनवॉइस इशू नहीं किया गया है, कोई भी इनवॉइस अभी इशू किया नहीं गया, क्योंकि ये जो इनवॉइस इशू किए गए हैं ये इस वाले क्वार्टर के किए गए हैं और अक्टूबर मंथ इस वाले क्वार्टर में फॉल नहीं करता। इसलिए मैं ये चीज बोल रही हूँ कि इस वाली पेमेंट के रिस्पेक्ट में अभी तक कोई भी इनवॉइस इशू नहीं किया गया है। फिर क्या इन्होंने लिखा कि 17 अक्टूबर को डिफरेंशियल पेमेंट ऑफ ₹56,000 रिसीव्ड बाय द सप्लायर फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। इन्होंने बोला ये जो क्वार्टर था जुलाई टू सितंबर का जो क्वार्टर था, इस क्वार्टर के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशियल पेमेंट बच गई थी, इसके रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशियल पेमेंट बच गई थी वो पेमेंट इन्होंने कब कर दी है, 17 अक्टूबर को। यानी कि 17 अक्टूबर को इन्होंने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। कितने की पेमेंट कर दी, 56,000 की पेमेंट कर दी। लेकिन ये पेमेंट किस वाले क्वार्टर के लिए है, जुलाई अगस्त और सितंबर वाले क्वार्टर के लिए थी ये पेमेंट, राइट और नॉट राइट। ये जो पेमेंट इन्होंने की है ये इस वाले क्वार्टर की पेमेंट थी, हाँ थी। तो इस वाले क्वार्टर की जो पेमेंट थी उसका इनवॉइस कब इशू हुआ है, 3 अक्टूबर को। उसका इनवॉइस 3 अक्टूबर को रिसीव हुआ है, ठीक है। ये देखो इन्होंने क्या बोला कि जब जब स्टेटमेंट जाती है तब तब इनवॉइस जाता है, जब जब इनवॉइस जाता है तब तब स्टेटमेंट जाती है। इसका मतलब जब जब ये इनवॉइस जा रहा था तब तब क्या गई थी, स्टेटमेंट भी गई थी। यानी कि ये जो डेट है ये स्टेटमेंट और इनवॉइस दोनों की डेट है। इस दिन इनवॉइस भी इशू हुआ प्लस इस दिन स्टेटमेंट भी इशू की गई है, ये दोनों की डेट है। ये जो डेट है 3 अक्टूबर वाली, ये डेट आपके इनवॉइस की भी डेट है और ये डेट आपके स्टेटमेंट की भी डेट है, ठीक है। ये डेट मैंने निकाली कैसे, किसी को नहीं समझ आया हो एक बार और बता देती हूँ। पेमेंट तो देखो हर महीने मिली है, 5 अगस्त को पेमेंट मिली है, 5 सितंबर को पेमेंट मिली है, 6 अक्टूबर को भी पेमेंट मिली है और 17 अक्टूबर को भी थोड़ी मोड़ी पेमेंट मिली है, जो भी क्वार्टर की बची कुची थी। होता है ना एक क्वार्टर की पेमेंट का बाद में जो हम डिफरेंस बचता है वो सेट ऑफ कर देते हैं, तो इन्होंने भी उसी वाले क्वार्टर के रिस्पेक्ट में कोई पेमेंट थी वो सेट ऑफ कर दी। क्वार्टर कौन सा था इनका, जुलाई अगस्त सितंबर का। तो जुलाई अगस्त सितंबर का ये जो क्वार्टर था, इस क्वार्टर के रिस्पेक्ट में इन्होंने क्या इशू किया है, इनवॉइस और स्टेटमेंट इशू की है। कब इशू की है, 3 अक्टूबर को। तो अगस्त का भी आ गया, सितंबर का भी आ गया, बट ये वाला जो क्वार्टर है अक्टूबर का, ये वाला क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर से बाहर है, तो इसका इनवॉइस तो इन्होंने अभी तक नहीं दिया।
लेकिन जो 17 अक्टूबर को जो पेमेंट गई है ये किस क्वार्टर के रिस्पेक्ट में है? जुलाई अगस्त सितंबर। और जुलाई अगस्त सितंबर का इनवॉइस कब इश्यू हुआ है, स्टेटमेंट कब इश्यू हुई है? 3 अक्टूबर को। चलो अब सबसे पहले आप निकाल लो यहाँ पर एज पर सेक्शन 31 लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी? तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस आपको पता होता है सेक्शन 31 सब सेक्शन 4 क्या बोलता है? पेमेंट की डेट और स्टेटमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट की डेट और स्टेटमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। तो डेट क्या निकल के आएगी? 5 अगस्त। डेट क्या निकल के आएगी? 5 अगस्त। सिमिलरली नीचे डेट क्या निकल के आएगी? 5 सितंबर। ठीक है, यहाँ पर इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस अभी तक नहीं गया बट पेमेंट जा चुकी है, तो डेट क्या निकल के आएगी? 6 अक्टूबर। सिमिलरली नीचे डेट क्या निकल के आएगी? पेमेंट और इनवॉइस यानी कि 3 अक्टूबर। राइट, यही डेट निकल के आएगी। ठीक है, ये तो हो गया सेक्शन नंबर 31 के अकॉर्डिंग लास्ट डेट। और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। इन दोनों में जो भी अर्लियर आएगा वो क्या होगा? आपका टाइम ऑफ सप्लाई। अब इन दोनों में कंपेयर कर लो, पहले क्या आएगा? 5 अगस्त। फिर इन दोनों में पहले क्या आएगा? 5 सितंबर। इन दोनों में पहले क्या आएगा? 6 अक्टूबर। और इन दोनों में पहले क्या आएगा? 3 अक्टूबर। ये होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। तो इतने सारे टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएंगे, सब मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। एक बार किसी को ये चीज़ फिर से समझनी हो तो उसके लिए फिर से बता देती हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल सा भी है। एक बार फिर से बता देती हूँ जिसको भी ये चीज़ समझनी थी। क्वेश्चन में हमें सब कुछ दे रखा था। क्वेश्चन से पता लगा था गुड्स हैं, प्लस ये जो केस है वो किसका है? कॉन्टिन्यूस सप्लाई का केस है। जब कॉन्टिन्यूस सप्लाई का केस होता है तो पहले हम इनवॉइस की डेट निकालते हैं एज पर सेक्शन 31। एज पर सेक्शन 31 डेट क्या होती है? स्टेटमेंट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। स्टेटमेंट की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर हमारा निकल के आ गया था। सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग हमने डेट निकाल दी। फिर हम निकालते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? सेक्शन 31 वाला इनवॉइस और एक्चुअल में इनवॉइस जो इशू किया गया था वो डेट। तो ये डेट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी और ये डेट हमने निकाल ली थी। इन दोनों में जो अर्लियर था वही निकल के आया हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब उसके बाद ये जो पेमेंट की डेट थी ऑलरेडी हमें सब क्वेश्चन में गिवन थी। सिर्फ मैंने और हाँ सॉरी, ये जो डेट थी हमारे इनवॉइस और स्टेटमेंट की, ये डेट भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो ये सारी डेट बस हमें ये याद रखना था कि कौन सी डेट किस क्वार्टर के रिस्पेक्ट में है और फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए इसके बाद आइए आप पेज नंबर 8। हालांकि ये जो बात अब मैं समझाऊंगी बिल्कुल इररेलेवेंट है, इस बात का आप कोई वजूद नहीं रहा। हालांकि ये बात भी स्टडी मटेरियल में है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 1.5 करोड़ वाली बातें सीएमए वाले स्टडी मैट में लिखी हैं, प्लस ये वाली बातें भी स्टडी मैट में लिखी हुई हैं। बट इन बातों का कोई रेलिवेंस नहीं है, बट एक बार समझ लो, समझ के फिर भूल जाना, सुन लो, ताकि जब आप स्टडी मैट पढ़ो तो आपको टर्म्स दिखेंगी 1.5 करोड़, फिर आप बोलोगे अरे मैम ने तो ये नहीं पढ़ाया। सिमिलरली आपको कोई ऐसी टर्म दिखेगी 1000 रुपये, फिर आप डाउट करोगे कि ये तो मैम ने नहीं पढ़ाया, मतलब मैम ने कम पढ़ाया है क्या? बेटा कम नहीं पढ़ा रही हूँ, पूरा पढ़ाऊंगी। बस वही है कि जो चीज़ें अब इररेलेवेंट है मैं उन पर फोकस नहीं करवाऊंगी ज़्यादा, क्योंकि उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, बट उतना फिर भी करेंगे ताकि जब आप बाद में स्टडी मैट में या इन फ्यूचर कहीं भी कोई वर्ड देखो, आरटीपी के जब प्रीवियस क्वेश्चंस करोगे, अगर आपको ऐसे वर्ड्स दिख जाएं तो देख के समझ जाना अमेंडमेंट आ चुकी है और ये सारे वर्ड्स सब चेंज हो चुके हैं। चलो अब आओ पहले समझ लेते हैं फिर यहाँ पर आएंगे। पहले के टाइम में क्या हुआ करता था? पहले के टाइम में, पुराने ज़माने की बात है, कहानी सुना रही हूँ, एक समय की बात है, जब एक सप्लायर हुआ करता था और एक रेसिपिएंट हुआ करता था। सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ करती थी। सपोज करो जो ट्रांजैक्शन हुई वो फ़ोन की हुई। फ़ोन का जो बिल होता है ना, फ़ोन का बिल, पोस्ट पेड कनेक्शन होता है, आप सबने नाम तो सुना ही होगा, पोस्ट पेड कनेक्शंस होते हैं। तो बेसिकली मान लो ये जो सप्लायर हैं रेसिपिएंट को बिल बना के देते हैं।
बिल में जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू निकल के आती है 800 रुपये। 800 रुपये सप्लायर ने रेसिपिएंट को बिल दिया, 800 रुपये का बेसिकली इनवॉइस बना के दे दिया। रेसिपिएंट ने कहा एक काम करना, 1000 रुपये ले ले मेरे से पूरे, 1000 रुपये ले ले मेरे से पूरे, ठीक है। अब 800 क्या ले रहा है, तो 1000 रुपये ले ले। ये जो 200 रुपये मैं एडवांस में दे रहा हूँ, ये जो 200 रुपये मैं एडवांस में दे रहा हूँ, इन 200 रुपये को नेक्स्ट जब बिलिंग होगी उसमें एडजस्ट कर देना। तो पहले लॉ मेकर ने कहा था अगर सप्लायर जी आप एडवांस में कोई पैसा रिसीव करते हो, आप एडवांस में कोई पैसा रिसीव करते हो अपने रेसिपिएंट से, और वो रुपए पैसे 1000 रुपये से कम हैं, 1000 रुपये से कम तक के हैं, तो उस केस में आपको टाइम ऑफ सप्लाई एडवांस में निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस 1000 रुपये के रिस्पेक्ट में इन फ्यूचर जब आप इनवॉइस इशू करोगे तब आप टाइम ऑफ सप्लाई निकाल देना। तो बेसिकली अब मेरे को बताओ कि जो हमने 66/2017 पढ़ी थी वो तो यही बोल रही थी ना कि चाहे 1 रुपये की ट्रांजैक्शन हो, चाहे 10,000 रुपये की हो, चाहे 1 लाख की हो, चाहे 1 करोड़ रुपए की हो, चाहे कितने की भी हो, अगर आपने एडवांस में पैसा रिसीव किया है तो आपको जीएसटी देने की ज़रूरत ही नहीं है। जब इनवॉइस इशू करोगे इन फ्यूचर तब उसका इनवॉइस बनाओगे तब उसका जीएसटी भर देना। लेकिन पहले ये बात सिर्फ 1000 रुपये के लिए थी, लेकिन अब इस बात का कोई रेलिवेंस नहीं रहा, क्योंकि 66/2017 तो बोलती है कि हर केस में एडवांस पर नो जीएसटी इन केस ऑफ गुड्स अंडर एफसीएम अदर देन कॉम्पोजिशन स्कीम। तो इसलिए इस बात का अब कोई रेलिवेंस नहीं है। वापस आ जाओ, यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा भी गया है कि कोई सप्लायर है, सप्लायर जो कि रिसीव कर रहे हैं एक अमाउंट अप टू ₹1000, अप टू ₹1000, 1000 रुपये तक का अमाउंट है, एडवांस में रिसीव कर रहे हैं, एक्सेस में रिसीव कर रहे हैं ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड इन द इनवॉइस। इनवॉइस पर कितना अमाउंट इंडिकेटेड था अभी हमारे वाले एग्जाम्पल में, 800 रुपये, लेकिन रेसिपिएंट ने कितने रुपए पे किए थे, 1000 रुपये, यानी कि 200 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे। तो जो एक्सेस रुपीस दिए थे अगर वो 1000 रुपये तक हैं तो उस केस में आपको एक्सेस पर जीएसटी भरने की आपको आवश्यकता नहीं है। याद रखना अप टू 1000 है, उस केस में आपको एक्सेस फिगर पर जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ऑफ सेट सप्लायर विद द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट। ऑप्शन हुआ करता था उस टाइम में सप्लायर के पास कि जब वो इस एडवांस के रिस्पेक्ट में इनवॉइस इश्यू करेगा तब ही टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के जीएसटी गवर्नमेंट को भर देगा। तो ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है। सप्लायर ने रेसिपिएंट को पोस्ट पेड बिल दिया, मोबाइल का बिल कितना था, 575 रुपये का था, 575 का था। रेसिपिएंट ने सप्लायर को कितने रुपए दे दिए, 600 रुपये दे दिए। ये जो एक्सेस अमाउंट जो दिया है ये अमाउंट 1000 से तो कम है, 1000 से कम है, हाँ है। तो जब अमाउंट 1000 तक का है या 1000 से कम है तो एडवांस में आपको जीएसटी भरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा ये कितने रुपीस, 25 रुपये के लिए, 25 रुपये के लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा ये आपको एडवांस में निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखो मैंने क्या लिखा, अवर पॉइंट इज इररेलेवेंट ड्यू टू नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 बिकॉज इन केस ऑफ गुड्स जीएसटी इज पेबल ऑन द बेसिस ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस ओनली। जब जब इनवॉइस जाएगा तब तब जीएसटी जाएगा, चाहे 1000 रुपये की वैल्यू का एडवांस हो, चाहे 1 लाख रुपए की वैल्यू का एडवांस हो, डजेंट मैटर। ये था हमारा सबसेक्शन 2 पूरा अब हमारा खत्म हो चुका है, जिसमें हमने एफसीएम की बातें की थी। अब आएगा सबसेक्शन 3 जो कि आरसीएम की बातें करता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। सो आई होप अब आप सबको बहुत अच्छे से चीज़ समझ आई होगी। ये क्लास अब आप सब देखो, किसी को कोई भी क्वेरी आए व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर देना, किसी भी टाइम कर देना, आपको इमीडिएटली रिप्लाई मिल जाएगा। बेसिकली जिस टाइम में क्लास चल रही है, आप जिस टाइम में आप ये क्लास देख रहे हो उसी टाइम में मैसेज मेरे को कर देना हो सके तो, ताकि आपका डाउट तभी के तभी क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।